जैसा कि आपको पता है, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप अगर उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपके पास है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मॉडल प्रश्न पत्र, मॉडल क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड बोर्ड का। ठीक है ना। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको एक एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। या और यूँ कहें, ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को लिया गया है। उत्तराखंड का बोर्ड का जो इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है ना। और आपको टाइम मिलता है 3 घंटा, प्लस इसमें आपको 15 मिनट अलग से मिलेगा इसको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। और अब बात करते हैं इसके प्रारूप की, कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है। आपको जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, 2 खंडों में बटा रहता है, खंड आ और खंड ब। दोनों क्वेश्चन में एक जैसे यानी कि इक्वल क्वेश्चन रहते हैं। 16 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन रहते हैं खंड अ में, और 16 क्वेश्चन रहते हैं खंड ब में। ठीक है ना। अब कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कितने शब्दों में लिखना है, ये भी आपको पता करना जानना जरूरी है। अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 और 17 से 21। 1 से 5 जो है आपका खंड अ का है, और 17 से 21 खंड ब का है। एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा और उसको एक शब्द में देना है, या फिर से ज़्यादा 20 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 और 22 से लेके 26 तक 3 नंबर के क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन रहेंगे, और इसका आंसर आपको 60 शब्दों के बीच में देना है। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 और 27 से 29 4 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको 3 रहेंगे, ये टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। 70 शब्दों के बीच में आपको आंसर देना है। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 14 से 16 और 32 टोटल मिला के आपके 6 नंबर के 3 यानी कि 6 क्वेश्चन होंगे। और इसके शब्द है 100, यानी कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसको आपको लंबा लिखना है, थोड़ा सा लॉन्ग लिखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 6 नंबर का हो। ये तो हो गया क्वेश्चन का पैटर्न। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, कोई क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, बट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। आंसर एक शब्द में एक लाइन पूरा आपको कंप्लीट करना होता है, भले एक लाइन में हो जाए या 2 लाइन में हो जाए। तो इसका आंसर है, मनुष्य की आवश्यकता असीमित तथा साधन सीमित होते हैं, अतः उसे चयन करना पड़ता है कि पहले किन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। इसे ही चयन की समस्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये सब 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, 1 से लेके 5 नंबर तक। तो उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग में भी पूछा जाता है, बट यहाँ पर शॉर्ट में है। ठीक है ना। आंसर है, एक उपभोक्ता का बजट सेट वस्तुओं के उन सभी संयोगों के समूह को बताता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी गई आय एवं वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकता है। क्वेश्चन नंबर 3। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ठीक है ना। जब सीमांत उपयोगिता को शॉर्टकट में एमयू भी लिखते हैं, शून्य होती है, तब कुल उपयोगिता निम्न में से क्या होती है। शून्य होगी, अधिकतम होगी, न्यूनतम होगी, ऋणात्मक। ध्यान में रखिएगा, सीमांत उपयोगिता जब 0 होती है, इसका मतलब आपकी जो कुल उपयोगिता यानी कि ट्यू है वो अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन की मात्रा के बीच भौतिक संबंध है। यानी कि उत्पादन के साधन जिसको उत्पादन कहते हैं, उत्पादन की मात्रा के बीच भौतिक संबंध को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एमसीक्यूज में है। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु विशेष के बाजार में एक से अधिक विक्रेता हो, किंतु विक्रेताओं की संख्या अत्यल्प हो, कि विक्रेता है लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है, तो उस बाजार की संरचना को क्या कहते हैं। एकाधिकार बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण स्पर्धा और अल्पाधिकार। बाजार कम है और विक्रेता तो है लेकिन बहुत ही कम है, तो ऐसे बाजार को हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। 3 मार्क के क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है।
अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं का उल्लेख करना। 3 नंबर में देना है तो आंसर आपको शॉर्ट में होने चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा। तो अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या जो है वो ये है, किन वस्तुओं का उत्पादन किए जाए और कितनी मात्रा में, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा है उत्पादन किसके लिए। आप चाहते इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट इतना जो है इसके लिए इनफ है। क्वेश्चन नंबर 7, मांग वक्र नीचे क्यों गिरता है? मांग वक्र नीचे क्यों गिरता है? आंसर है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है तथा कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत और मांग के विपरीत संबंध होता है, जिस कारण मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। जैसे आपके सामने दे रखा है कि वस्तु की कीमत और मात्रा में विपरीत, कीमत में अगर वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है, ठीक है ना, जिस कारण से जो मांग वक्र रहता है ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से होता है, ठीक है ना, जिस कारण से मांग वक्र हमेशा क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन बताता है कीमत और मात्रा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी 3 नंबर का है, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तुओं के बीच अंतर बताना है आपको। स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तु के, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है। जैसे चाय के बदले में हम कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि पूरक वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक साथ होता है, दोनों को साथ में प्रयोग करते हैं, जैसे चाय और चीनी। चाय में चीनी नहीं डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये पूरक वस्तु है। चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, ठीक है ना। दूसरा है, इन वस्तुओं में एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है, जबकि पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरों की मांग घट जाती है। ये 2 अंतर लिख देना है और एग्जाम्पल दे दीजिए, इनफ होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है, किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि के 3 कारण बताना है। किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि तब होती है जब वस्तु के उत्पादन साधनों की कीमत में कमी हो जाए, इससे वस्तुओं की लागत कम हो जाती है और उसका लाभ बढ़ जाता है। उत्पादन तकनीक में सुधार, उत्पादन की तकनीक में सुधार होने से वस्तु की बनाने की लागत कम होती है और इसका भी रिजल्ट क्या होता है, उत्पादकों को प्रॉफिट दिलाता है। और लास्ट, उत्पादन फर्मों की संख्या में वृद्धि। उत्पादक की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी उतनी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी 3 नंबर का है, पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 3 उपयोगिता आपको बताना है। पूर्ण कौन कौन सी है, सॉरी विशेषता बतानी है। पहली, इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा, इस बाजार में नए फर्मों का प्रवेश पूर्णतः स्वतंत्र होता है, साथ ही साथ कोई पुराना फर्म है जो छोड़ के जाना चाहता है वो भी जा सकता है। और तीसरा, इस बाजार में वस्तु की कीमत के निर्धारण बाजार शक्तियों की तरह होती है, और यहाँ पर बाजार की जो शक्तियाँ हैं वो कौन है, मांग और पूर्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये 4 नंबर का है, थोड़ा सा लंबा देना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सीमांत उपयोगिता के बारे में बताना है। सीमांत उपयोगिता होता क्या है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त उपाय के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता को शॉर्टकट में एमयू कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार सीमांत तुष्टिकोण उस अतिरिक्त तुष्टिकोण को बताता है जो वस्तुओं की एक अंतिम इकाई से प्राप्त होता है। इसका मतलब होता है जितना हम यूज़ कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा इकाई का हमने प्रयोग किया, तो एक ज़्यादा प्रयोग करने से जितना उसकी कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ सीमांत उपयोगिता का जो फार्मूला दिया हुआ है हमें याद रखना चाहिए। सीमांत उपयोगिता निकालने का मतलब होता है कुल उपयोगिता n माइनस कुल उपयोगिता n-1, यानी कि जिस यूनिट पर जिस इकाई का हमें सीमांत उपयोगिता निकालना है उस इकाई का कुल उपयोगिता में से उसे ठीक पहले वाली कुल उपयोगिता को घटा देना होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है उदाहरण, वस्तु x की इकाइयाँ 1 2 3 4, सीमांत उपयोगिता 40 30 20 10 दिया हुआ है। सीमांत उपयोगिता आपका नेगेटिव में जा सकता है, माइनस में जा सकता है, जैसे कि यहाँ दे रखा है, ये हो गया पॉजिटिव में और ये हो गया आपका नेगेटिव में। या फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शनल, तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रयोग करती है उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। तटस्थ वक्र विश्लेषण की प्रयोग करते उपभोक्ता की 3 प्रमुख शर्तें हो सकती हैं। पहला,
जिस बिंदु पर कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करे, यानी कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये है जो आपका जो शीत बल दिख रहा है सीधा, ये कीमत रेखा है, और ये जो है आपका इंडिफरेंस आईसी और इंडिफरेंस का जिसको तटस्थ जिस बिंदु पर दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि बिंदु ई, उसे हम जो है संतुलन का बिंदु कहेंगे। दूसरी तरफ दो वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर उनके अनुपात के बराबर होना चाहिए, यानी कि तटस्थ वक्र का ढाल बराबर एक्स वस्तु की कीमत और वाई वस्तु की कीमत के बीच का रेशो एक जैसा होना चाहिए। और इसमें तीसरी शर्त है संतुलन बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए। जो संतुलन बिंदु है वो एमआरएस, इसको एमआरएस बोलते हैं, वो घटती ही होनी चाहिए, यानी कि बढ़ती हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? पैमाने के बढ़ते, स्थिर और घटते प्रतिफल को बताइए। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है और आंसर है पैमाने के प्रतिफल एक दीर्घकालीन अवधारणा है। इस नियम के अनुसार उत्पादन के सभी साधनों में एक समान अनुपात में परिवर्तन करने पर उत्पादन में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इस अवस्था में क्या होता है? उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर उत्पादन की बढ़ती दर से वृद्धि होती है, अर्थात साधनों में होने वाली परिवर्तन की तुलना में उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है। मतलब क्या हुआ? अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने साधनों में अगर 10% की वृद्धि किया, साधनों में कितना कर रहे हैं? 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो उसकी तुलना में जो उत्पादन में है, ठीक है ना, उत्पादन में उससे ज़्यादा यानी कि 20% की वृद्धि होगी। तो ऐसे में यहाँ पर ठीक देखा जा रहा ये रहा है जो ग्राफ के अकॉर्डिंग उत्पादन के साधनों में इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कम दिख रहा है, जबकि मात्रा में ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसी को हम बोलते हैं बढ़ते प्रतिफल। मतलब साधनों की तुलना में उत्पादन में ज़्यादा, यानी कि उत्पादन की मात्रा में ज़्यादा वृद्धि हो रही है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर उत्पादन के साधनों में और उत्पादन में जितना साधनों में परिवर्तन करते हैं उतना ही उसके उत्पादन में भी परिवर्तन होता है, दोनों बराबर होता है। जबकि पैमाने के घटते प्रतिफल एक ऐसी स्थिति होती है कि साधनों के में जितना भी परिवर्तन करते हैं उसकी तुलना में उत्पादन में कम परिवर्तन होता है। अगर मान लीजिए साधनों में 15% का परिवर्तन किया तो उत्पादन में केवल 10% का ही परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में ही है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। उत्पादन के संतुलन से क्या अभिप्राय है? समझाना है। संतुलन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। ऐसे में एक फर्म संतुलन में तब होता है जब लागत और आगम में अधिकतम अंतर होता है, यानी कि एक उत्पादक जब अधिकतम लाभ अर्जित करता है उस स्थिति को जो है उत्पादक का संतुलन कहते हैं, और इस लाभ में कोई विशेष परिवर्तन वो करना नहीं चाहता है। मैकडॉनल्ड ने कहा था अल्पकाल में एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब उस मात्रा का उत्पादन करती है जिस पर उसके लाभ अधिकतम होते हैं, ठीक है ना, और हानियाँ बहुत कम होती है। दैट्स मीन, इसका मतलब ये हुआ कि एक उत्पादक का संतुलन तब होगा जब उत्पादक का आगम में से लागत को घटाएंगे और अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 14, ये 6 नंबर का है। मांग की लोच को परिभाषित कीजिए, इसको कैसे मापा जाता है? मांग की लोच के बारे में बताना है। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। मतलब मांग की लोच ये बताता है कि कीमत में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसकी तुलना में मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी कि क्वांटिटी को बताता है। ऐसे एक शॉर्टकट फार्मूला इसका आ जाता है मांग की लोच, यानी कि ईडी, ई फॉर इलास्टिसिटी, डी फॉर डिमांड। ईडी इक्वल टू मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है ना। इसको हम बोल देंगे मांग की लोच का फार्मूला। और इसकी मापने की जो विधियाँ होती है, बेसिकली इसकी 3 विधियाँ होती हैं, प्रतिशत या अनुपातिक विधि, ज्यामिति या बिंदु रीति विधि और कुल व्यय रीति। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है प्रतिशत या अनुपातिक विधि। प्रतिशत या अनुपातिक विधि में क्या होता है? मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है, या फिर ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपन डेल्टा बी वाला यूज़ किया जाता है। जबकि दूसरी विधि है ज्यामिति या बिंदु रीति विधि।
इस विधि के अंतर्गत जो क्या किया जाता है, मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पष्ट रेखा खींची जाती है। जो भी कीमत रेखा है उसका और आपकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एक वक्र बनाया जाता है। जिस बिंदु पर जो है डिमांड और मात्रा जो है टच करती है उसके निचले भाग और ऊपरी भाग के बीच में रेशो निकाला जाता है। उसी से पता चलता है कि लोच कितनी है। जबकि तीसरी जो विधि है कुल व्यय विधि, इस विधि का जो है प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। उनके अनुसार वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग को आपस में मल्टीप्लाई करके कुल व्यय ज्ञात किया जाता है और इसी आधार पर कीमत के आधार पर व्यय में कितना परिवर्तन हुआ उस आधार पर मांग की लोच बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम में परस्पर संबंध को चित्र की सहायता से समझाइए। तो तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। कुल आगम क्या है? किसी फर्म का कुल आगम वस्तु की प्रति इकाई कीमत और कुल विक्रय की गई इकाइयों के गुणनफल द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब हुआ कुल आगम बराबर बिक्री की इकाइयाँ मल्टीप्लाई बाई प्रति इकाई कीमत, शॉर्टकट में TR इक्वल टू Q/P बोलते हैं। जबकि सीमांत आगम क्या होता है? उत्पादक फर्म को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगम की प्राप्ति होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। इसका मतलब होता है MR इक्वल टू TR/N/TR(n-1). और नेक्स्ट औसत आगम। औसत आगम सही प्राय होता है उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आगम और अक्सर वस्तु का प्रति इकाई कीमत ही औसत आगम होती है। इसका मतलब AR इक्वल टू TR/Q। अगर संबंधों की बात करें तो हम इस ग्राफ के रूप से समझ सकते हैं AR TR संबंध। जब हमारा कीमत घटती होगी तो बिक्री की इकाइयाँ भी बढ़ती होंगी। ऐसे में कुल आगम जो होता है वो पहले बढ़ता हुआ होता है और ये तब तक बढ़ता है जब तक MR जो है क्या हो जाए, जीरो न। इसलिए जब MR हमारा जीरो होता है तो हमारा TR क्या होता है, अधिकतम होता है। जैसे ही MR माइनस में हो जाता है तो TR क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है ना, ये इसके बीच में बेसिक संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये 6 मार्क्स का है। निम्न में से सीमांत परिवर्तित लागत की गणना कीजिए। टेबल दिया हुआ, इस टेबल का यूज़ करना है और आपको क्या निकालना है, सीमांत परिवर्तित लागत यानी कि MC निकालना है। और MC के फार्मूला का क्या यूज़ करेंगे आप, MC इक्वल टू यूज़ करेंगे TBCN माइनस TBCN-1। ठीक है ना, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। हमारे पास फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है उत्पादन और औसत परिवर्तित लागत। औसत परिवर्तित लागत यानी कि ABC। अब इस ABC का यूज़ करना सबसे पहला काम होता है TBC निकालना। तो TBC का फार्मूला होता है आपका ABC मल्टीप्लाई बाई Q, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 60 को 1 से 60 आएगा, 40 दूनी 80, 30 तिया 90, 26.25 चौकी 105, 28 पंजे 140 और 35 छः 210। अब हमारे पास क्या आ गया, TBC के बाद हम इसको MC निकालेंगे, यानी कि जिस यूनिट का MC निकालना है उससे ठीक ऊपर वाले TBC 1। पहले यूनिट पर TC 60 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये MC 60 हो गया। दूसरी यूनिट पर TBC 80 है, उसे 60 को माइनस कर दिया 20। इसी तरह से माइनस करते हुए चलेंगे, हमारा MC कैलकुलेट होता हुआ आ जाएगा। इतना करने का आपको 6 नंबर पूरा मिल जाना है। अब बात करते हैं खंड ब यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चंस की। खंड ब क्वेश्चन नंबर 17, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शनल दे रखा है। निम्न में से किसकी कागजी मुद्रा कहते हैं? ऑप्शन है करेंसी नोट्स, सोने के सिक्के, चेक बुक, पासबुक। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, करेंसी नोट को कहते हैं कागजी मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 18, बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को एक निश्चित जमानत के आधार पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, उसे बैंक दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सीमांत बचत प्रवृत्ति MPC और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC में संबंध को बताता है? तो पहला है MPC इक्वल टू 1 प्लस MPS, दूसरा MPC इक्वल टू MPS, तीसरा MPC इक्वल टू 1 माइनस MPS, चौथा MPC इक्वल टू MPS। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, MPC इक्वल टू 1 माइनस MPS। और दोनों के संबंधों की बात करें तो ध्यान में रखिएगा हमेशा MPC प्लस
MPS बराबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 1 मार्क्स का है। तो उसका क्वेश्चन है, अनैच्छिक बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? ध्यान में ही रखिएगा, अनैच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी की एक ऐसी दशा होती है जब पर योग और निश्चित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक लोगों को काम नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 विदेशी विनिमय दर का क्या अर्थ है? विदेशी विनिमय दर वह दर होता है जिस दर पर एक देश की राष्ट्रीय मुद्रा दूसरे देश की राष्ट्रीय मुद्रा के साथ विनिमय करती है, उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है। एक तरफ रखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को, दूसरी तरफ समष्टि अर्थशास्त्र को। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता आदि। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, ठीक है ना, रोजगार का निर्धारण हो गया, विदेशी विनिमय दर हो गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र उद्देश्य संसाधनों का सर्वोत्तम वितरण करना होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार एवं विकास से होता है। नेक्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख आय और रोजगार है। क्वेश्चन नंबर 23 सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताना है। तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं GDP, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद शॉर्टकट में तो GNP, दोनों में अंतर की बात करें। पहला अंतर है, किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP बोलते सकल घरेलू उत्पाद, और जबकि देश में सामान्य निवेशकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजारी मूल्य जो होता है, जिसमें विदेशों से सुसाधन जुड़ा होता है, उसको GNP बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे विदेशी सुसाधन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जुड़ा हुआ रहता है और इसमें नहीं रहता है। दूसरे अंतर की बात करें तो GDP एक घरेलू अवधारणा है, जबकि GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है। GDP निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है GDP इक्वल टू GNP माइनस NFIA। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त साधन आय को GNP में से घटा दिया जाता है, जबकि GNP निकालने के लिए GDP में विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 नियोजित और अनियोजित माल सूची में क्या अंतर है? नियोजित माल सूची क्या है और अनियोजित माल सूची क्या है, इतना बता देंगे तो अंतर भी अपने आप आ जाएगा। नियोजित माल सूची का अभिप्राय होता है स्टॉक में उस परिवर्तन से जो नियोजित ढंग से होता है, मतलब जो पहले से प्लान्ड होता है, उस प्लान बेस पे अकॉर्डिंग जो है स्टॉक में परिवर्तन किया जा रहा है, स्टॉक को बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, नया माल खरीदा जा रहा है, ये सब पहले से नियोजित होता है। जबकि अनियोजित माल सूची का मतलब होता है स्टॉक में उस परिवर्तन से जो बिना किसी अपेक्षा के हो जाता है, ठीक है ना, हमें पता नहीं होता, हमने कोई प्लान नहीं किया, अचानक स्टॉक में हमें बढ़ाना पड़ता है, ऐसी स्थिति को अनियोजित माल सूची कहते हैं। अनियोजित माल सूची की स्थिति में विक्रय की अनापेक्षित कमी होने के कारण फर्म के बिना बिका माल संग्रहित करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 विदेशी विनिमय के प्रमुख कार्य बताइए। विदेशी विनिमय के 3 प्रमुख कार्य होता है, हस्तांतरण कार्य, साख्य कार्य और जोखिम से बचाव कार्य। डिटेल दिया हुआ, इसको लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 26 व्यापार शेष और भुगतान शेष को परिभाषित कीजिए। बताना है व्यापार शेष क्या होता है, भुगतान शेष क्या होता है। सबसे पहले व्यापार शेष की बात करते हैं। दृश्य वस्तुओं के आयात और दृश्य वस्तुओं के निर्यात के अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है। यानी कि दृश्य वस्तुएं कैसे होती हैं ये भी जानना है। दृश्य वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसका मतलब हुआ फार्मूला बन जाता है व्यापार शेष बराबर दृश्य वस्तुओं का निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं का आयात। वहीं पर भुगतान शेष क्या होता है? भुगतान शेष का मतलब होता है एक वर्ष की समय अवधि में किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी मौद्रिक लेन देनों के लेखांकन के विवरण को भुगतान शेष कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी वस्तु आती हैं, सभी वस्तुओं के अंतर्गत मतलब क्या, सभी वस्तु की अगर बात करते हैं, सभी वस्तु का मतलब ये हुआ कि इसमें दृश्य वस्तु भी शामिल है, इसमें अदृश्य वस्तु भी शामिल है, जिसमें एकांतरण भुगतान भी शामिल है, ठीक है। तो सभी प्रकार की वस्तु को शामिल करते हैं भुगतान शेष के अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर 27, स्फीतिक अंतराल की अवधारणाओं को चित्र की सहायता से समझाना। स्फीतिक अंतराल क्या होता है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी आवश्यक सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है उससे अधिक के मांग को हम स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आपको मांग की ज़रूरत है, यानी कि जितना आपको नीड है, उसकी तुलना में सामूहिक मांग अगर ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, उस स्थिति को हम स्फीतिक अंतराल कहते हैं। स्फीतिक अंतराल का वास्तव में अधिमांग भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर स्फीतिक अंतराल बराबर हो जाता है वास्तविक सामूहिक मांग जितना आवश्यक है माइनस आवश्यक सामूहिक मांग। इसका मतलब अब वास्तविक सामूहिक मांग आवश्यक सामूहिक मांग से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस की तुलना में ज़्यादा होता है। दैट मीन्स एट इज़ ग्रेटर देन एस। इसको यूँ ग्राफ के साथ समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो नॉर्मल सिचुएशन होता है, ये ब्लैक कलर में जो दिख रहा है ए एस और ए डी जितना होना चाहिए यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन हुआ ये है कि ए डी यहाँ होने के बजाय वो ऊपर की ओर बढ़ गया, यानी कि मांग ज़्यादा होगा। भाई मांग ज़्यादा हो या कम हो उससे फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी पूर्ण रोजगार की स्थिति हो चुकी है। उसकी तुलना में आगे बढ़ने पर अल्पकाल में सप्लाई नहीं बढ़ती है, इससे में चीज़ों के दाम जितने थे उससे ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं, और ये स्थिति जो उत्पन्न होती है, यानी कि ए ई इक्वल टू ए वाई माइनस बाई। तो यहाँ पर ये जो ए ही है इसी को बोलेंगे हम क्या? स्फीतिक अंतराल। और स्फीतिक अंतराल को अगर हम कहें महंगाई की स्थिति बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 4 मार्क्स का है। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर होता है जिस व्यक्ति पर उसका अधिभार पड़ता है उसी को पेमेंट करना पड़ता है, और उसको वो किसी और पर जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जैसे आयकर हो गया, उपहार कर हो गया, ठीक है ना, संपत्ति कर हो गया, ये सब जो है आपका प्रत्यक्ष कर की कैटेगरी में आती हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिसका भुगतान जिस व्यक्ति को करना होता है वो ना करके वो किसी और पर हस्तांतरित कर सकता है, उसे हम जो है अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे जीएसटी लगता दुकानदारों पर है, लेकिन दुकानदार जो है ग्राहकों से वसूल करता है। उत्पाद शुल्क, ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 4 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा गया है राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, कैसे समझाना है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय जिसमें ऋण शामिल नहीं होता है और कुल प्राप्तियों के अंतर को बोलते हैं। मतलब आय, कुल व्यय और कुल आयों का अंतर, जिसमें हम जो है जितनी उधार है उधार को छोड़ दिया जाता है। राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को ऋण लेना पड़ता है, क्योंकि राजकोषीय घाटा है, पूर्ति कैसे करेंगे? इनकम तो है नहीं, और तो यहाँ इसके लिए सरकार को ऋण लेना पड़ता है। ऋण मतलब लोन लेना पड़ता है, ताकि विकास कार्यों को व्यय किया जा सके। और विकास कार्य होना आवश्यक है, क्योंकि इससे जो है अतिरिक्त रोजगार का सृजन होता है, और यही रोजगार बाद में इनकम के रूप में वापस मिलता है। बदले में सरकार ब्याज के रूप में एक बड़ी धनराशि व्यय करनी पड़ती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष सरकार को अतिरिक्त ऋण का बोझ पड़ता है, और धीरे धीरे सरकार ऋण के बोझ में दबती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 6 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणना करने की आय विधि का वर्णन कीजिए। आपको पूरी आय विधि को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आय विधि के अंतर्गत उत्पादन के से विभिन्न साधनों द्वारा उत्पादन की उनकी सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप अर्जित किए जाने वाले भुगतान, यानी कि जो भी साधनों से प्राप्त होने वाली आय होती है उस आयों का योग, जिसमें विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ दिया जाता है। ध्यान में ये रखना है कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के कुछ प्रमुख चरण हैं। चरण नंबर 1, साधन आयों की पहचान। सबसे पहला होता है कितने साधन होते हैं, उससे कौन कौन सी आय की प्राप्ति होती है उसको पहचाना जाता है। जैसे भूमि को बदले में मिलता है किराया या लगान, पूंजी को मिलता है ब्याज, श्रम को वेतन या मजदूरी, साहसी को लाभ, साहसी मतलब उद्यम जिसका दिमाग लगता है, और इसके अलावा अगर जो लोग रह जाते हैं स्वरोजगार लोग, उनको बोलते हैं स्वरोजगारों की मिश्रित आय। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 2 घरेलू आय को कैलकुलेट किया था। घरेलू आय यानी कि NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसका फार्मूला होता है जो भी हमने ऊपर निकाला है, यानी कि
ठीक है ना। जो भी हमने ऊपर इनकम वगैरह हमने देखा है, सभी इनकम को आपस में ऐड कर देंगे, जिसमें किराया, ब्याज, वेतन, मजदूरी, लाभ, ये मिश्रित आय, इन सब का टोटल करते तो हमको मिलेगा घरेलू आय, NDPFC। और उसके बाद लास्ट स्टेप में राष्ट्रीय निकालने के लिए पूछा जाए तो NDPFC में हम केवल एक ही काम करेंगे, विदेशों से प्राप्त साधन आय, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है NFIA, ऐड कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्यावसायिक बैंकों को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख कार्यों को बताना है। व्यावसायिक बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो जनता से ऋण जमा स्वीकार करते हैं तथा उनकी मांगने पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, लाभ कमाना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। वैसे व्यापारिक बैंक के कार्यों को अगर हम बांटने जाए 3 प्रमुख कार्यों में पड़ता है, प्राथमिक कार्य, गौण कार्य या द्वितीयक कार्य, सामाजिक कार्य। प्राथमिक कार्य की बात करें, अगर व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो ग्राहकों से जमा स्वीकार करना और ग्राहकों के मांगने पर उन्हें ऋण या अग्रिम देना। गौण कार्य की बात करें तो गौण कार्य को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। व्यापारिक बैंक के ऐसे कार्य जो एजेंट के रूप में होते हैं और ऐसे कार्य जो विशिष्ट होते हैं। सबसे पहले एजेंट के रूप में किया गया काम, सरकार, व्यापारिक बैंक जो है एजेंट के रूप में जो कार्य करती है वो वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है ना, इनके अपने ग्राहकों को वित्तीय सलाह प्रोवाइड कराती हैं, चेक, बिल और आदि का संग्रह करती हैं, बिलों, किस्तों आदि का भुगतान करती हैं, ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियों का भी क्रय विक्रय करती हैं। सेकंड, विशिष्ट कार्य। व्यापारिक बैंकों के जो विशिष्ट कार्य हैं उसमें अपने ग्राहकों के लिए लॉकर सुविधा देना, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा देना, यात्री चेक प्रोवाइड कराना, ये सब जो है व्यापारिक बैंकों के विशिष्ट कार्यों में आते हैं। जबकि कुछ सामाजिक कार्य होते हैं, समाज के लिए रोजगार का सृजन करना, समाज को वित्तीय सलाह देना, प्रशिक्षण आदि बीच बीच में देते रहना, ये सब उसके सामाजिक कार्यों में आता है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, गुणक क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, उत्तराखंड बोर्ड स्टूडेंट की हर साल का क्वेश्चन पेपर उठा लिए, पिछले 7 सालों में ये वाला क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से पूछा ही गया है। 1 नंबर में, 4 नंबर या 6 नंबर जरूर आया हुआ है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि गणना क्या होती है, गुणक क्या होता है। प्रोफेसर गिन्स ने जो है गुणक के बारे में कहा था कि गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का संबंध है। गुणक हमें ये बताता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट किया इकोनॉमी में उसकी तुलना में जो है आय, इनकम में कितनी वृद्धि होती है। अर्थात गुणक और निवेश तथा आय के संबंध को बताता है। इस प्रकार गुणक का फार्मूला हो जाता है गुणक बराबर आय में परिवर्तन बटे निवेश में परिवर्तन, दैट मीन्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। उदाहरण के लिए देखें, यदि किसी समय सरकार की अर्थव्यवस्था में 20 करोड़ का निवेश किया जाए, 20 करोड़ का निवेश करती है और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ की अतिरिक्त इनकम आती है, तो निवेश गुणक क्या होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आय है 100 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का है, तो सबसे पहला काम आपको क्या निकालना है, के, यानी कि गुणक निकालना। फार्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो वाई को आई से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 5, यानी कि 5 गुना वृद्धि होगी आय में। जितना लगाया उसके 5 टाइम ज़्यादा आपकी इनकम में वृद्धि होती है, इसे बोलते हैं निवेश गुणक। थैंक यू। ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में जो उत्तराखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना।